तो आज हम आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, तभी आप 11th क्लास में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं। तो पहला आपका टॉपिक है, जो आपका टॉपिक है वो फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है बच्चे। क्या है? फर्स्ट चैप्टर है क्या? फिजिकल वर्ल्ड है। तो इसमें आपको फिजिक्स के बारे में बहुत से टॉपिक के बारे में पता चलेगा। तो हम पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई बिना वक्त जाया किए हुए। ठीक है, ये पहला लेक्चर है आपका, तो सारे बच्चे बहुत ध्यान सुनेंगे। एंड 30 मिनट की वीडियो है, तो 30 मिनट की वीडियो में मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूं अपने कि आपको क्या करना है, बेसिकली कॉपी पेन उठाना है, अपनी नोटबुक उठानी है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ताकि 11th क्लास की मिड ऑफ द टर्म और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत ना हो बच्चे। ठीक है, तो हम अब पहले टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। ठीक है, सो पहला आ जाता है बेटा, व्हाट इज फिजिक्स। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को लग रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं, बट नहीं, ये पहला ही टॉपिक है आपका, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? बेसिकली फिजिक्स को दो पार्ट में अगर हम डिवीजन करेंगे कि फिजिक्स का बेसिकली मतलब क्या है, तो हम समझेंगे फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है बच्चे, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग क्या है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है फिजिक्स का? मतलब फ्यूजिस। क्या है? फ्यूजिस, FUSIS, FUSIS, एंड द मीनिंग इसका क्या है? फ्यूजिस का मीनिंग भी होता है नेचर, जो चीज आपको नेचर से मिली हुई हो। भाई फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचर, नेचर से मिलके ही हमको बहुत से कांसेप्ट पता चले हैं। जैसे कि डायरेक्ट आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आपको पता चला कि रेनबो कैसे बनता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, है ना, और आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ और भी टॉपिक्स आपके नॉन छोटे-छोटे टॉपिक, सन क्यों रेडिश दिखता है, स्टार क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये सब चीजें होती हैं, रेडिश क्यों दिखता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो वहां पे हमें नेचर को मिला के वहां फिजिक्स बना। जब हमने नेचर में देखा कि चीजें हो सकती हैं, तो वहां पे आपका फिजिकल वर्ड आया। ठीक है, फिजिक्स इज कॉमन नेम, है ना, कॉमन नेम है जिसको हमने नेचर के साथ रिलेट कर दिया बच्चे। किसके साथ रिलेट किया है? नेचर के साथ में रिलेट किया है। तो समझिएगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं जैसे विंड एनर्जी, एक तो कॉमन चीज आ जाती है विंड एनर्जी, है ना। तो विंड एनर्जी, आपको पता है हवा कितने सालों चल रही है? हवा तो भाई आपको पता नहीं हवा कितने साल, भाई हवा की वजह से हम लोग जिंदा है, एयर की वजह से। ठीक है, तो हवा, अब हवा के बारे में क्या है? विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी बोला गया कि विंड एनर्जी कैसे बनती है? भाई विंड होती है, लेकिन एनर्जी उसके साथ कॉन्सेप्ट करी हमने, वहां पे कंसेप्ट लगाया, उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। सोलर एनर्जी, हमने देखा कि सनलाइट से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं मेरे बच्चे, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हम कह रहे थे नेचर से रिस्पेक्ट में, उसको हमने साइंटिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो दैट व्हाट ऑफ फिजिक्स, वहां पे फिजिक्स आ गई। ठीक है, जैसे आप लोगों को लगता होगा कि नहीं यार, जो न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए, न्यूटन का एग्जांपल देने जा रहा हूं, समझिएगा। न्यूटन तो पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के नीचे ऐसे बैठ के आराम कर रहे थे, ऊपर से सेब गिरा, तो उनको लगा यार ये तो यार अजीब चीज लगी, एंड यहाँ पे कोई फोर्स लगा होगा, फोर्स के नीचे ग्रेविटी लगी होगी, नीचे उसी कारण वो गिर गया। नहीं बच्चे, न्यूटन ने इसकी खोज बहुत सालों पहले स्टार्ट कर दी थी, बट उनको एक समझाने का तरीका चाहिए था कि वो चीज कैसे वो एक्सप्लेन कर सके, को हर एक पर्सन को समझ में आ सके। ठीक है, जैसे कि क्या है, हम आप कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ग्रेजुएट हो गए, कोई फिलोसोफर है, कोई लेक्चरर है, उनको वो लॉजिकल चीजें समझ में आती हैं, बट इवन दो ऐसे पर्सन हैं जिनको लॉजिकल चीजें समझ नहीं आती, उसको हम ये बताएंगे कि वो सेब क्यों गिरा, तो सेब का तो जो वेट था और नीचे कुछ ग्रेविटी लग रही थी, तो ग्रेविटी के कारण वो सेब गिरा। न्यूटन ने वो समझाने की कोशिश करी, और उसको उसकी इतनी सालों की मेहनत को हमने बोला कि न्यूटन ने बस एक सेब को दिखाया, अरे सेब गिर रहा था, तो हमने बोला कि भाई सेब का कुछ वेट था, नीचे ग्रेविटी लग रही थी, इस तरह भाई उसके पीछे उसकी सालों की कितनी मेहनत थी, ईयर्स आर टेकन, मतलब कितने साल उसको लगे होंगे उस चीज को समझने में, उस चीज को इम्प्लाई करने में। तो आप जो चीजें बोल देते हो ना कि फोन इतनी जल्दी बन गया या इलेक्ट्रिसिटी इतनी
सालों लगे बच्चे, हजारों सालों लगे हैं। बल्ब जो हमको आज मिला, हम जो रोशनी अपने घरों में, या आप देख रहे होंगे मैं जहां खड़ा हूं वहां पे रोशनी है बाकायदा, तो ये क्या, ये थॉमस एडिसन की देन है। ठीक है, हजारों बल्ब का इन्वेंशन करने के बाद तो एक बल्ब का मतलब हजारों। अगर मैं बोल देता हूं बच्चे आप लोगों को 2 क्वेश्चन 4 बार लगाओ, तो 2 क्वेश्चन 4 बार नहीं लगते, और वो बंदे ने 10,000 बार मतलब हजारों बार वो प्रैक्टिस करी थी, तब जाके उसने एक बल्ब निकाला था। तो सोच सकते हो कितनी मेहनत वो लोग करते थे, है ना। तो वहीं से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ये सारी चीजें रिलेट क्या कर जाती है, नेचर से रिलेटेड ही फिजिक्स आई है। फिजिक्स से रिलेटेड नेचर नहीं है, नेचर से रिलेटेड फिजिक्स है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चे, ठीक है। तो हमने क्या बताया, फिजिक्स का मीनिंग क्या है, नेचर, द वर्ड साइंस फ्रॉम द लैटिन वर्ड, है ना। यहां पे जो द वर्ड साइंस, अब क्या है, साइंस भी आ जाती है ना। साइंस एक लैटिन वर्ड से आई है बच्चे, लैटिन वर्ड है ना, सॉरी लैटिन नहीं है, लैटिन है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लैटिन वर्ड कौन सा है, साइंस। क्या है वर्ड, व्हिच इज द वर्ड नेम इज साइंस, SCENTI, सेंटिया, ठीक है, व्हिच मींस टू नो। इसका मतलब क्या है, टू नो, यहां पे लिख दे रहा हूं, टू नो। किसी चीज को जानने में हमको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है, वो साइंस की जरूरत पड़ती है। क्या, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, जैसे आपने बचपन में देखा, आपने सोचा कि चीज कैसे हो सकती है ना, तो आपने वहां फिजिक्स लगाई, वहां पे साइंस लगाई, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये मैं हाथ रखना ऐसे मूव कर रहा हूं, तो ये क्या बन रही है भाई, ऐसे क्यों मूव हो रहा है, वेव के कारण हो रहा है, वेव बनेगी, क्या हो रही है, वेव मोशन के फॉर्म में हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, है ना, तो साइंस है इसके पीछे, एक बकायदा बहुत चीज साइंस है। आपका दिमाग एक साइंस से रिलेटेड काम करता है कि कैसे इसमें न्यूरॉन के थ्रू, नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज जाता है, इसके थ्रू आपकी बहुत सारी फंक्शनिंग होती है। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं। साइंस का मतलब बेसिकली क्या है, किसी चीज को जानना। आपको अगर किसी चीज को डीपली जानना है, उसकी लॉजिकल चीजें समझनी है, जैसे माइंड रीडिंग, एक होता है माइंड रीडिंग, है ना। तो माइंड रीडिंग के बच्चे क्या होते हैं, इसके पीछे भी साइंस है। माइंड रीडिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके पीछे आप बस कि भाई पर्सन से आके देख के बता सकते हो, उसके साइकोलॉजी देख के बता कर सकते हो, ये ऑल अबाउट साइंस, सारी साइंस से चीजें हैं। बट हम ये भी इनकार नहीं कर सकते, नेचर से ही हमको साइंस मिली, अगर नेचर ही ना होता तो साइंस भी ना होती। तो साइंस है तो नेचर है, नेचर है तो साइंस है, दोनों एक दूसरे के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए। तो आप हमेशा यहां समझ आ गया, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फिजिक्स, मीनिंग क्या है, नेचर, है ना, ये सारी चीजें बता दी है। और साइंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जानना, क्या, किसी चीज को जानना, बहुत अच्छी तरीके से जानना, उसको क्या बोलते हैं, साइंस। जैसे होता है ना, आपने बहुत चीजें पढ़ी होती है, इसके पीछे लॉजिक नहीं पता होता है, तो आपके टीचर से, आपके माँ बाप से इसके पीछे साइंस ढूंढो क्या है ना, छोटी छोटी चीजें हैं भाई। जैसे कि आपने कोई, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में आपको बॉल बाउंड्री के बाहर फेंकनी है, तो आपको पता है आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो आपने वो मेजरमेंट किया तभी तो वो चीज आपको लगता है कि नहीं, एमएस धोनी ने ऐसे सिक्स मार दिया, विराट कोहली ने ऐसे सिक्सर मार दिया, चौका मार दिया, ऐसे नहीं होता है। उनके पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है, उन लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर डे टू डे वो प्रैक्टिस करते हैं, वो एंगल फॉर्मेशन बनाते हैं। जब वो एंगल फॉर्मेशन का सही बन जाता है तो हम बताते हैं यहाँ पे 45 डिग्री का वो एंगल बना रहा था, दैट्स व्हाई द बॉल इज गॉन फ्रॉम द आउटसाइड द बाउंड्री, है ना। तब वो बॉल बाउंड्री के पार हो गई, सिक्सर पड़ेगा या तो 4 रन पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक जो आपको समझने बड़े जरूरी हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड से हम चीजें, जैसे साइंटिफिक मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, समझिएगा बेटा। अभी मैं इसके ओवर भी दे रहा हूं, थोड़ा बहुत नोट लिखवा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। अभी जो मैंने लिखवाया था उसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बताना हो गया। साइंटिफिक मेथड कौन कौन से हैं, साइंटिफिक मेथड इसमें कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्स, पहला ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक। दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा लिखो, दूसरा ये है प्रपोजिंग थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस, थ्योरी ऑफ
hypothesis to explain the observation, to explain the observation. Third point here, modification of the theory if necessary. Modification of the theory if necessary. थर्ड लिखिए बच्चे, सॉरी फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ क्या है? टेस्टिंग द वैलिडेशन ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट। टेस्टिंग द validity of theoretical prediction based on the proposed theory, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट लिखिए, इसको हम समझा रहे हैं, आप समझिएगा। पहला हम बताएंगे कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। भाई जैसे आपने कोई चीज देखी, समझी, ठीक, तो उसको कैसे आप समझोगे कि इसकी क्या क्या फैक्ट के थ्रू, जैसे साइंस इज ऑल अबाउट फैक्ट, फैक्चुअल थिंग वहां पे बताओगे। फैक्चुअल थिंग जब तक आप नहीं बताओगे तब तक वो साइंस मानेगा ही नहीं। क्या फैक्ट है इसके पीछे, लॉजिक क्या लगा रहे हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अगर बरसात हो रही है, रेन इज गोइंग ऑन, तो वहां पे क्या पता है, बरसात अगर हो रही तो किस कारण हो रही है ना, उसका पीछे रीजन क्या था वो बताओगे। नेचर तो कॉज है, बट नेचर को भी समझने की भी जरूरत है ना हमको। तो क्या क्या फैक्ट उसके पीछे लगे हुए वो समझना है। ये ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट बहुत जरूरी है। सेकंड इज दैट प्रपोजिंग थ्योरी ऑफ द हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। क्या क्या उसमें थ्योरी में जो थ्योरी वो दी गई होगी, मतलब जो फैक्ट आपने दी, जो थ्योरी के रूप में आपने बताया है, तो उसमें क्या क्या हाइपोथेसिस, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ी है वहां पे। देन मॉडिफिकेशन ऑफ द थ्योरी इज नेसेसरी। आपने कोई चीज बना ली, उसमें किसी चीज की मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि भाई इसमें और भी चेंज होने चाहिए, और भी चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए, और भी चीजें हटानी चाहिए, तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ द थ्योरी भी जरूरी है। ठीक है। टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द प्रपोज्ड थ्योरी। अब उस जैसे हमने जो थ्योरी तैयार करी उसको प्रैक्टिकल बेसिस पे भी लाना बहुत जरूरी है, उसको टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है कि हमारी थ्योरी सही है कि नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो थ्योरी हमने रेडी करी थी, जो हमने कहानी बनाई थी, एक हमने फैक्ट तैयार किए थे, क्या वो सही है कि गलत है, उन थ्योरी को भी समझना आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ठीक है। तो 4 पॉइंट लिखे थे, 4 पॉइंट को फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाए फटाफट नोट करिएगा। फटाफट बेटा नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, पूरे वगैरह थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हटा रहा हूं टॉपिक। ओके, आप लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पहला लिखिए, पहली ब्रांच लिखेंगे मैकेनिकल या मैकेनिक्स लिख सकते हैं। दूसरी लिखेंगे हम वेव एंड ऑसिलेशन, वेव एंड ऑसिलेशन। ये जितने पढ़ा रहा बेटा अभी आगे वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब आएंगे आपके। हीट एंड थर्मोडायनेमिक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर चौथा लिखेंगे, बहुत सारी बेसिक ब्रांचेस होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर
इंक्लूडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, इंक्लूडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक, क्या इलेक्ट्रोडायनेमिक, लिखते चलेंगे बच्चे, अभी मैं स्क्रीनशॉट भी, आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे। तीसरा क्या है, ऑप्टिक्स, रिलेटिविटी, चौथा क्या है, एटॉमिक फिजिक्स, और लिखते चलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद एस्ट्रोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। एस्ट्रोफिजिक्स देख रहे हो कौन कौन सी फिजिक्स आ रही बच्चे, शायद इतनी फिजिक्स का नाम सुना ही ना हो आप लोगों ने, 10th क्लास में तो बेसिकली नॉर्मल चीजें पढ़ ली होंगी, अब इतनी सी सारी फिजिक्स की आती हैं, देख लो। कंप्यूटर फिजिक्स बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा, कंप्यूटर फिजिक्स होती है। सो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह की ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स होती हैं बच्चे, क्या 10 टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वैसे 10 नहीं है, ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लिखी है मैंने, ठीक है ना। तो 10 तरह की ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है। पहला मैकेनिक्स होती है, देन वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव मैकेनिक्स आपको पता है, जैसे मैकेनिकल चीजें यूज करी जाती है, फोर्स वर्क वगैरह इसमें यूज करी जाती है। वेव आपको पता है, जो वेव्स हमारे फॉर्म्स होती है, इस तरीके से वेव्स तो चलती हैं, जैसे सपोज करो ये वेव हो गई, तो ये आपकी जो क्रस्ट एंड ट्रफ बनती है, 10th क्लास के बच्चों ने क्या बना होगा, जो क्रस्ट एंड ट्रफ बनती है, ऑसिलेशन, जो पेंडुलम आपका ऑसिलेट करता है, तो वो ऑसिलेशन हो जाता है। थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूं सबके बारे में, ज्यादा डीपली नहीं जा रहे, ये चैप्टर्स हैं आपके इसी 11th क्लास में, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक, हीट तो पता है भाई क्या होता है, हीट के बारे में बताने की जरूरत नहीं। थर्मोडायनेमिक क्या होता है, जहां पे आपकी गर्म की चीज गर्म रहती है, ठंडी की चीज ठंडी चीज रहती है। जैसे थर्मोडायनेमिक का बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं, आपके घर में मिल्टन की एक बोतल होती है, मिल्टन की बोतल में आप गर्म पानी डालोगे तो गर्म का पानी गर्म रहता है, ठंडे का पानी ठंडा रहता है। दस गॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इंक्लूडिंग द फ्लूइड एंड मैकेनिक। अब मेटल जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो, ये इसमें भी है। इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक जहां इलेक्ट्रिसिटी का रोल होता है, वहां पे डायनेमिक स्टैटिक एनर्जी होती है, डायनामिक एनर्जी होती है। ऑप्टिकल रिलेटिविटी, ऑप्टिकल रिलेटिविटी जहां पे ऑप्टिक्स रिलेटिविटी, जहां पे आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, स्पेक्ट्रम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इन सब चीजों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। एटॉमिक फिजिक्स जहां पे एटम्स वगैरह, न्यूक्लियर वगैरह के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स सेम, मतलब एटम्स के बारे में पढ़ने को, न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब न्यूक्लियर एटम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एस्ट्रोफिजिक्स जैसे आपको चांद, तारे और सितारे के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मतलब टेलीस्कोप के बारे में। और आपको पता है कि या बोलते हैं ना कि अपने इंडियन कल्चर में बोलते हैं राशि, है ना, एस्ट्रो, तो वो आपको राशियां वगैरह पढ़ने को मिलेगा। ये ऑल ओवर फिजिक्स है बच्चे, ये और ये हम बोलते रहते हैं, ये है वो है, ग्रंथों में हमारा जो लिखा हुआ है ये एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में आ जाती है, ठीक है। हमारे आप अगर इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो हमारे ग्रंथों वगैरह में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जब आप पढ़ने चलोगे ना उसको, तो आपको बहुत सारी चीजें, एक्चुअली बहुत अच्छी चीजें, नॉलेजेबल चीजें मिलेंगी, टोटली बेस्ड ऑन द फिजिक्स। हम ये नहीं कहते फिजिक्स से आई है, मैं बोल रहा हूँ ग्रंथों से ही फिजिक्स आई है। तो अगर आप अपने इंडियन कल्चर की जो पुरानी बुक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको ये सारी चीजें बहुत सालों पहले आ गई थी। हमको तो आप पढ़ने को मिल रही है, हम लोग तो आप पढ़ते हैं, जो सालों से पहले हमने पढ़ाई स्टार्ट करी है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत पहले ही आ चुकी थी। कंप्यूटर फिजिक्स की बात करते हैं, आज के पता भी है कंप्यूटर के बारे में सबको पता होना चाहिए। कंप्यूटर फिजिक्स एक तरीके की फिजिक्स है, इसमें भी लॉजिकल चीजें लगती हैं, है ना, टेबल्स वगैरह बनाने, ट्रूथ टेबल्स होते हैं, पाइथन वगैरह में काम किए जाते हैं। तो ये पाइथन हो गई, जावा वगैरह में भी आपका इसका इस्तेमाल होता है बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार गो थ्रू हो लीजिए पूरे बच्चे, सब बच्चे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। बहुत ही डीप से बेटा समझा रहा हूं, इतना डीप से डायरेक्टली कुछ लोग अलग से पढ़ा देते हैं, मैं पूरा डीपली जा रहा हूं कि ताकि आपको 11th क्लास में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको आगे कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई एग्जाम क्रैक करने का, तो मैं डीपली चीजें पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज कि आपको पता होनी चाहिए ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी भी लेके चलेंगे, न्यूमेरिकल भी लेके चलेंगे।
ऐसा नहीं कि जो बच्चे हमारे न्यूमेरिकल में वीक हैं तो उनको न्यूमेरिकल छोड़ दें। न्यूमेरिकल की भी इतनी शॉर्ट ट्रिक्स है ना, इसको बता देंगे, आपको पता हो जाए। शॉर्ट ट्रिक तभी काम आएंगी जब आपने टेबल्स कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर रखी होगी, तो उसका करने का बस एक ही तरीका है, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन करिए, उठ के प्रैक्टिस करिए, टेबल्स की याद करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही स्मार्ट अपने आप को समझते हैं कि नहीं भैया 23 इंटू 23 करके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 8 इंटू 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 इंटू 2 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से तो टाइम लगता है। जैसे किसी को 70 का टेबल नहीं आता, इंटू मल्टीप्लाई करा देगा बच्चा। बेटा ये सब छोटी छोटी क्लास की चीजें हैं, ये 6-7 के बच्चे करते हैं ऐसे, तो वो नहीं करना है। अगर आपको सच में, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको सच में अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको पहले 1 से लेकर 30 तक, मैं 20 तक ही नहीं बोला, 1 से लेकर 30 तक टेबल टिप्स पे याद होने चाहिए और याद हो जाएंगे। जब बचपन में आप याद करते थे, टीचर्स आपको मार मार के याद कराते थे ना कि भैया 17 सीजा बताओ, 18 फाइजा बताओ, 19 सीजा बताओ, तो तब कैसे बता देते थे, क्योंकि तब डर था। अभी जो डर बरकरार रहना चाहिए, उसको डर की वजह से ही हम पढ़ते हैं। डरोगे नहीं तो करियर में आगे कैसे बढ़ोगे, ये भी समझो। डरना बड़ा जरूरी है। तो आपको 1 से लेकर 30 तक टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे चल के कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत लंबी जाती है, मैथ से अगर कैलकुलेशन लंबी जाती है तो फिजिक्स में जाती, याद रखना। इसी वजह से लगभग बच्चे, चाहे वो आईआईटी में हो, चाहे नीट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली नीट के बच्चे को फिजिक्स में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होती है। कैलकुलेशन स्ट्रांग करने का एक ही रामबाण इलाज है, क्या, दिन भर प्रैक्टिस करिए, सुबह उठ के प्रैक्टिस करिए, रात के सोते समय प्रैक्टिस करिए, 2 बार प्रैक्टिस करनी है बस। कैसे नहीं याद होगा, 1 महीने दे दो अपने आप को, सिर्फ आधे घंटे का भी काम नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट का काम है, 2 टेबल पकड़ लो पर डे के, कैसे नहीं याद होगा, करने वाले कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें नेचर ऑफ फिजिक्स लॉस की। कुछ नेचर की फिजिक्स लॉ है। नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ, नेचर ऑफ फिजिक्स लॉस की बात करते हैं। क्या क्या लॉस आ जाते हैं इसमें, हम थोड़ा थोड़ा लिखवा देंगे, ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा थोड़ा बस एलिब्रेट करते चलेंगे। पहला जो लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहला जो है बच्चे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में? फॉर द मोशन अंडर, अब यहां पे लिखेंगे द मैकेनिकल एनर्जी, मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला के क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी बनती है। क्या बनती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अ बॉडी इज अंडर कांस्टेंट। लिखेंगे, इसमें लिखना भी है बच्चे, लिखते चलेंगे मेरे साथ में। क्या लिखना है, द मैकेनिकल एनर्जी, यहां लिखेंगे, यहां से लिख रहा हूं, द मैकेनिकल एनर्जी, द मैकेनिकल एनर्जी। बेटा जिसको राइटिंग समझ नहीं आ रही, मैं बोल के भी चल रहा हूं तो मेरी वॉइस जा रही होगी, वॉइस को देख देख के नोट कर लेंगे, सुन के, सॉरी। द मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक ब्रैकेट में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, बॉडी इज कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब मैंने हर वीडियो में बताया अपनी, सॉरी पहली वीडियो तो आपके पास नहीं होगी। कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं होता है मेरे लाल, जीरो मत समझ लेना। कांस्टेंट का मतलब आप सेम स्पीड में जा रहे हैं मेरे बच्चे, सेम स्पीड में जा रहे हैं, वहां पे आपने स्पीड को चेंज नहीं किया है, दैट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट। मतलब आप 20 किलोमीटर की पर स्पीड, किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट, वहां चेंज नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल है फ्री फॉल ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी। एग्जांपल कैसे लिखेंगे इसके, फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब अंडर द ग्रेविटी का मतलब क्या,
जैसे कि मेरे पास मार्कर है, ये फ्री फॉल होगा कि नहीं, ऊपर से ऐसे गिर गया, तो यहाँ पे इसका कुछ वेट है, इसका कुछ वेट है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही नीचे, ठीक है, ग्रेविटी के कारण ये नीचे चला गया, दैट्स कॉल्ड अ फ्री फॉल ऑफ द बॉडी, दैट्स कॉल्ड अ फ्री फॉल ऑफ द बॉडी, है ना, अंडर द ग्रेविटी बोथ काइनेटिक एंड काइनेटिक कंटीन्यूअस विद चेंज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिएगा, बोथ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है विद कंटिन्यूअस विद टाइम के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही चेंज हो जाती हैं बच्चे। जैसे जैसे ये फ्री फॉल बॉडी होगी, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा वैसे वैसे इसकी कुछ टाइम के साथ में कुछ चेंजमेंट हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड अ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ, बट अब यहां पे क्या बोलेंगे, बट द सम रिमेन, उनका जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा, दोनों का जो सम होगा वो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा, पहले बता रहे इन दोनों का जो सम होगा, मतलब फ्री फॉल बॉडी है, यहां से जो बॉडी गिर रही है, दोनों का अगर सम हम मिक्स करेंगे तो दोनों का सम क्या होगा मेरे बच्चे, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से समझिए की जरूरत है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, है ना, मेरी बातों को अगर रिपीट करिएगा, वीडियो को पॉज लेके 2 सेकंड पॉज, 5 सेकंड पॉज लेके पीछे आइएगा, दोबारा समझिएगा मेरे कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को देख लीजिए पहले, हटा लो बेटा, समझिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गई है बच्चे, अब लिखेंगे सेकेंड वाला, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी of an isolated system, ठीक है, क्या करेंगे इसमें, पहले लिखेंगे द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स इज इन्वॉल्व्ड, लिखेंगे पहले इसमें द मैकेनिकल एनर्जी is conserved, the mechanical energy is conserved if the forces involve the conservative, if the forces लिखेंगे, if the forces involved are conservative, ठीक है, अगर वो फोर्सेस क्या होंगी बच्चे, कंजर्वेटिव होंगी, इफ सम ऑफ द फोर्सेस डूइंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, if some forces doing work are non-conservative, part of the mechanical energy is transferred into other form, ठीक है, अदर फॉर्म में चली जाएगी, कहने कंजर्वेशन ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कहने मतलब क्या, द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड
if the force involved in the conservative, अगर जिसके अंदर जो फोर्स होगी वो कंजर्वेटिव, वो कंजर्व करना जानती होगी, if the forces are doing some non conservative, अगर जो फोर्सेस होंगी उनकी कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी, तो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, वो अदर फॉर्म में करेगी, क्या होगी, वो अदर फॉर्म में वो चीजें हो जाएंगी, किसकी, अदर फॉर्म में चीजें हो जाएंगी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगर अब जब नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलेंगे तो इसके आगे के कुछ लॉस और बताएंगे, उसके बाद इस टॉपिक में बहुत सारे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में एरर का टॉपिक है एंड एन नंबर्स और टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके आने वाले लेक्चर में। लंबा टॉपिक होने वाला, जैसे कि मैंने बताया, मैं डीप लेके जाऊंगा आपको, यहाँ पे कोई वो नहीं कि ओवरव्यू सिर्फ दे देके बस सिर्फ पास कराना है, पास कराना हमारा मोटिव नहीं, हमारा मोटिव है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, हमारा मोटिव है क्या, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके आने वाले कंपटीशन में, ये लाइफ में बहुत ही आगे काम आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को रिवीजन करेंगे, क्या बताया था, 30 मिनट की वीडियो में आप लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसे कि आपको सफिशिएंट लगे। देन आप क्या करेंगे, आपने इस वीडियो को देखना है, आपने कॉपी उठानी है, आपने पेन उठाना, आपने क्या करना है, एनसीईआरटी बुक उठानी, देखना है टॉपिक आपके हैं कि नहीं है, एंड देन उसमें आपको रिवीजन करते करते चलना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आपके आने वाले वीडियो में, ओके। आई होप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जहां पे क्वेश्चन में डाउट हो यू कैन आस्क मी द डाउट, ओके। थैंक यू सो मच क्लास।